सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप आपने 2024 और 25 के हिसाब से वीडियो लेक्चर सीरीज देखी होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 8 है हमारा और पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने हमारे सभी प्लेटफॉर्म के साथ ज़रूर ज्वाइन किया होगा हमारे साथ। और अधिक जानकारी के लिए आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। सो यू नीड टू चेक आउट दिस। अब हमने क्या पढ़ना है, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज बाय द पीजन। अब हमने 16-17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में, आज का भारत का किसान बेबस है, आज तक भी टेक्नोलॉजी सभी के पास प्रॉपर तरीके से नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने में सोचिए 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो उस टाइम पीरियड पे तो एक किसान के पास नॉर्मल बैल होना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो उस टाइम पीरियड पे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये लोग करते होंगे जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ वगैरह वगैरह ये सब। तो ऐसा कहा जाता है, आईन अकबरी हमें बताती है कि अगर कृषि को बढ़ाने के लिए उस टाइम पीरियड में कोई चीज़ योगदान दे रही है तो वो 3 चीज़ थी। नंबर 1, ज़मीन की प्रचुरता, अबेंडेंस ऑफ लैंड, बहुत बड़े मात्रा में ज़मीन पड़ी ही हुई है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इतनी ज़मीनें थी कि एनसीईआरटी हमें एंड के चैप्टर तक ये भी बताने की कोशिश करती है कि आईन अकबरी हमें ये भी बताता है कि जो घासें उगती थी ना, राजा उस पर भी टैक्स ले लिया करता था। और ये बात मॉन्टेस्क्यू ने और कार्ल मार्क्स ने भी प्रूफ करके दिखाई थी जब बाद में उसने स्टडी करी थी। आपको याद होगा, हमने ट्रैवलर एक पढ़ा था, फ्रांसवा बर्नियर, उसने रिकॉर्ड्स लिखे थे सब कुछ, फिर वो बाहर लेके गया था अपनी फ्रांस में, तो उसकी स्टडी मॉन्टेस्क्यू ने और कार्ल मार्क्स ने करी थी, थोड़ा सा डिटेल में। लेकिन अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने उसके बारे में वहाँ पे जिक्र किया था। तो सेम ऐसा ही अगर हम बात करें अकबरनामा की या अकबर के रीजन की या मुगलों के टाइम पीरियड की, तो ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, अंधी ज़मीन थी, इतनी ज़मीन थी कि खेती करते ही रह सकते हो आप। दूसरा, लेबर अवेलेबल था। क्यों लेबर अवेलेबल था? इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, रील्स वगैरह कुछ भी नहीं थी। लोगों को एंटरटेनमेंट खेती में जाके ही मज़ा आता था, टाइम पास लोगों का वहीं होता था। दैट इज़ वाई वहाँ पे लेबर बहुत अच्छी अवेलेबल थी। उस समय तो पढ़ाई लिखाई का कुछ ऐसा भी नहीं था कि अच्छी डिग्री करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। लेबर का मोस्टली काम उस समय एग्रीकल्चर का ही था। दूसरा, किसान की गतिशीलता थी। किसान अगर आज यहाँ खेती कर रहा है तो कहीं और खेती करने के लिए भी जा सकता था, मदद कर सकता था। ये सब नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। ज़्यादातर किसान, चाहे वो खुद कष्ट हो, फाई कष्ट हो, असामी किसान हो, वो खेती कर रहे हैं तो खेती का काम ज़्यादातर लोगों को खिलाना है और फिर अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो उसको बेच देना है। यहाँ पे खेती के प्रकार बहुत सारे होते हैं। सब्सटेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सटेंस एग्रीकल्चर वही एग्रीकल्चर होता है जिसमें इंसान खुद के लिए खेती करता है, ज़्यादातर हिस्सा खुद पे यूज़ करता है। जबकि कमर्शियल एग्रीकल्चर पे ज़्यादातर हिस्सा बेचने के लिए यूज़ होता है। ये ज़्यादातर बड़े ज़मींदार, रिच फार्मर्स, असामी कैटेगरी के लोग किया करते थे। सब्सटेंस एग्रीकल्चर, जीवन निर्वाह खेती 2 प्रकार की होती है, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। जबकि कमर्शियल एग्रीकल्चर जो होता है, प्लांटेशन, कमर्शियल, मिक्स फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सारा पार्ट इसी का आ जाता है। लेकिन हमें ना इन सब के बारे में नहीं जानना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने इनके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, तो मैंने ज्योग्राफी वाला पार्ट उठा के इसमें डाल दिया था। लेकिन हमें इतना पता है कि मुगलों के टाइम पीरियड में ज़्यादातर धान की खेती या गेहूं की खेती बहुत बड़ी मात्रा के अंदर होती थी। ये सबसे ज़्यादा हमें जानना है। दूसरा, धान अगर गेहूं नहीं उग रहा तो उसके अलावा सरसों है, सोयाबीन है, जौ है, गेहूं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक बात तो फैक्ट है, चाहे नॉर्थ की बात ले लो, चाहे साउथ की बात ले लो, चाहे बिहार की बात ले लो, चाहे यूपी की बात ले लो, खेती करने के लिए उस टाइम पीरियड पे सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी होती कि नहर आ जाए अगर उनके गांव के अंदर, तो नहर से पानी को डाइवर्ट करके वो लोग अपने खेतों में पहुंचा सकते थे। क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर तो अगर आप देखो तो उस टाइम पीरियड में तो ट्यूबवेल हुआ ही नहीं करते थे। मैं कह रहा हूँ कि किसी के पास बैल होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, बैल गाय, जिससे वो खेती करके अपने अपने जो खेत हैं उनकी जुताई कर सके, है ना, प्लोइंग कर सके। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर शाहनगर करके एक जगह है जहाँ पर पुरानी जो नहरें हैं उनकी मरम्मत करवाई गई थी। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। इट मीन्स दैट आप कह सकते हो कि बाबर ने भी कुछ ना कुछ करवाया होगा, अकबर ने भी करवाया होगा, हुमायूं ने तो नहीं करवाया, हुमायूं तो काफ़ी समय से भारत में ही नहीं था। लेकिन शाहजहां के पास बहुत पैसा था तो उसने नई नहरें बनवाई, पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, ताकि जहाँ जहाँ तक खेती नहीं हो पा रही है वहाँ वहाँ पे भी खेती होना चालू हो जाए। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इनको और ज़्यादा अच्छा टैक्स मिलना चालू हो जाएगा। दूसरी बात, ज़्यादातर लोग जो विशालकाय बैल होते हैं जोड़ियों के, उनका इस्तेमाल किया करते थे। अगेन मैं आपको बता दूं,
ये नॉर्दर्न पार्ट में ही हो सकता है। नॉर्दर्न पार्ट मतलब जो एग्रीकल्चर बेल्ट होती है। एग्रीकल्चर बेल्ट कहाँ है? आप चले जाओ पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के निचले वाले हिस्से पे, पंजाब आ जाओ, हरियाणा आ जाओ, और राजस्थान वाला पार्ट, ये एग्रीकल्चर बेल्ट है। यहाँ पे बैलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिनके पास बैल होते थे वो अपना क्या कहते हैं, जो ज़मीन होते थे उसको खुदाई करवा के उनमें बीज डलवा दिया करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं किस प्लेसेस पे, अगर मैं बात करूं हिली प्लेसेस पे, तो हिली प्लेसेस पे तो आप आयरन टेपेड का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, है ना। आयरन आ चुका था मुगलों के टाइम पीरियड पे, तो आयरन आ चुका था, क्योंकि वो यहाँ जो लक्कड़ का भाला सा हलसा होता है ना, वो इस्तेमाल आयरन टेपेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लक्कड़ को हटा के इसका इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन जो हिली प्लेसेस होता था वहाँ पे हो एग्रीकल्चर, इट मीन्स फावड़ों का इस्तेमाल करते थे। तो आप कह सकते हो कि हिली ट्रैक में इन्हीं फावड़ों का इस्तेमाल होता था, और वहाँ पे बारिश में जो रेन आ जाती थी, बारिश आ जाती थी, उससे ये लोग खेती वेती कर लिया करते थे। लेकिन नॉर्थ वाले पार्ट के अंदर तो राजाओं के टाइम पीरियड पे जब मुगल स्टेट कंट्रोल में था उनके, तो उन लोगों ने पूरी तरीके से नहर वहर बनवाई थी। तो एक अच्छी बात है। दूसरा, उस टाइम पीरियड पे 16-17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर को 2 सीज़न में बांटा जा चुका था, और बहुत अच्छे तरीके से किसान को पता चल चुका था कि जुलाई से लेके जब सावन आएगा तो लास्ट अक्टूबर तक हमें कौन सी फसल उगानी है, और नवंबर के बाद लास्ट मार्च तक हमें कौन सी फसल उगानी है। तो ये पहले से लोगों को पता था, जून टू सितंबर और अप्रैल टू जून, सॉरी अक्टूबर टू मार्च, ये 2 ही फसल थी, खरीफ फसल और राबी फसल। ज़ैद फसल तो थी ही नहीं, ज़ैद फसल बाद में आई, जो लोगों को एग्रीकल्चर का और अच्छा ज्ञान हो गया। मुगलों के टाइम पीरियड पे आईन अकबरी, अच्छी बात है, ये हमें बताती है कि आगरा के अंदर 39 तरीके की वैरायटीज़ के जो भी सब्जियां, फल, खेती होती थी, 39 वैरायटीज़ होती थी। दिल्ली के अंदर 43, और जबकि बंगाल में 50 प्रकार के चावल उगाए जाते थे। तो आप सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर में हमारे भारत का किसान उस टाइम पीरियड पे कितना ज़्यादा निपुण हो चुका था कि उस बंदे को इतने लेवल की नॉलेज थी। उस टाइम पीरियड पे मुगलों को ये पता था कि हमारी फसल जो है धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है, तो जितने भी किसान हैं उनसे टैक्स के रूप में जिनसे कामिल फसल, जिसे परफेक्ट क्रॉप बोला जाता है, वो उगवाई जानी चाहिए, और वो इंटरनेशनल मार्केट में बेची जा सकती है। जैसे ऑयल सीड, गन्ना, गन्ने से शुगर बनता है, चीनी, एंड देन कॉटन, कॉटन से कपड़ा बनता है। दूसरे और भी फसल हो सकती थी, लेकिन ऑयल सीड में तो आप कह सकते हो ये है ही, और शुगर कैन में शुगर का इस्तेमाल हो रहा है। कॉटन मुगलों के टाइम पीरियड में वैल्यूएबल बन चुका था धीरे धीरे करके, और ये 3 चीज़ें थी जो बहुत बड़े लेवल पे स्पेशली बेचने के लिए उगाई जाती थी। तो जन से कामिल फसल है। तो 17वीं सेंचुरी आते आते हम कह सकते हैं कि भारत के सब कॉन्टिनेंट वाले पार्ट में दूर दराज से फसलें आई जाने चालू हो गई। जैसे अफ्रीका और स्पेन से मक्का मंगाया गया, मक्का भारत के अंदर नहीं था। दूसरा, वेजिटेबल जैसे टमाटो, पोटैटो, चिली, ये न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिका से मंगाया गया। उसके बाद फ्रूट्स जैसे पाइनएप्पल, पपाया, ये भी बाहर की कंट्री से मंगाना चालू करा। अच्छा, आपको नहीं पता है कौन सी कंट्री से मंगाया गया है, तो ढूंढिएगा, मुझे गूगल करिएगा, सॉरी मुझे नहीं, गूगल खुद करिएगा, मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिएगा। आई होप इतना फ्लेक्सिबल तरीके से आपको चैप्टर को समझाया जा रहा है। समझ में, भेजे में आया क्या, मगज में आया क्या, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तसल्लीपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। ये पाठशाला आपके साथ हमेशा रहेगा, पेपरों के बाद भी, पेपरों के साथ भी। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।